हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। हालांकि मैंने इस टॉपिक को प्रीवियस लेक्चर में भी सोचा था मैं इसको करवा दूंगा, बट क्या था कि हम जो इलोंगेशन ऑफ बार्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, दैट वाज क्वाइट अ लेंथी टॉपिक। उसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज को पढ़ा और एक दिन में इतना सारा फॉर्मूला पढ़ना आप लोगों के लिए हेक्टिक हो सकता था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसे आज के यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेक्चर नंबर 7 में। ओके, तो लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोगों ने इलोंगेशन ऑफ बार्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कैसे अगर मैं सिंपल रेक्टेंगुलर बार को लूं तो उसमें चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चेंज इन लेंथ को हम डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। उसी तरह से अगर बार्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, टेपर्ड बार लेंगे विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ओके, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, ऐसे हमने टोटल 6 फॉर्मूलास कल पढ़े थे और वो 6 फॉर्मूला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ स्ट्रेन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को आज हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल बताना चाहता हूं। वो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आप इस न्यूमेरिकल को समझ जाते हैं तो आप इलोंगेशन ऑफ बार के किसी भी न्यूमेरिकल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल मैं चाहता हूं कि मेरे जो मैकेनिकल एंड सिविल के स्टूडेंट्स हैं वो भी ट्राई करें। ठीक है, उनके लिए भी एक बहुत कोई इजी न्यूमेरिकल नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस अगर आप इसे बहुत इजीली सुपर इंपोजिशन करके देख पाए तो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एक बार देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में ये हमारे पास एक बार दिया गया है, कैलकुलेट द टोटल चेंज इन लेंथ फॉर द स्टील बार। हमारे पास एक बार दिया गया है जो कि स्टील का बना हुआ है। ओके, चलिए हमारे पास एक स्टील का बार है और मुझे इस स्टील के बार में आप देख सकते हैं कि फोर्स लग रहा है हमारा। ठीक है, हमारे पास टोटल 3 इसके सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ठीक है, तीनों सेक्शन के लिए उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ दे दी गई है। ठीक है, L1, L2, L3। तीनों का जो क्रॉस सेक्शन जो हमारा है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, उसका डायामीटर दे दिया गया है इन मिलीमीटर और हमारे पास लोड की वैल्यू दे दी गई है। और ये जो पूरा मटेरियल है फ्रेंड्स, ये क्योंकि स्टील का है इसलिए इसके लिए कॉमन यंग्स मॉड्यूलस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारा मटेरियल एक ही होगा तो उसके लिए जो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू है वो कॉमन रहेगी और वो भी क्वेश्चन में दी गई है 210 गीगापास्कल। अब यहां पे मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे टोटल चेंज इन लेंथ यानी कि डिफ्लेक्शन को, टोटल डिफ्लेक्शन इस पूरे बॉडी के लिए मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है। तो ये न्यूमेरिकल अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग इलोंगेशन ऑफ बार का कोई भी सवाल बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कोई बहुत इजी क्वेश्चन नहीं लिया, कोई बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ ऑप्टिमम लेवल क्वेश्चन और इसी को सॉल्व करके आपके सारे डाउट्स और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो यहां पे एक एक करके सब चीजों को देखते हैं कि दिया क्या क्या है हमें। देखिए यहां पे आपको टोटल 3 सेक्शन दिए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और ये सेक्शन 3। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मेरे हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हर सेक्शन को अलग अलग रख के सॉल्व करेंगे जिससे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको 100 किलो न्यूटन टेंसाइल दिख रहा है, यहां पे आपको 50 किलो न्यूटन टेंसाइल दिख रहा है, यहां पे आपको 225 किलो न्यूटन कंप्रेसिव दिख रहा है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर आप अलग अलग सेक्शन को सॉल्व करना चाहते हैं तो वहां पे आप जो लोड है उसकी वैल्यू को कैसे लेंगे, वो चीज भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप कोई भी सवाल इलोंगेशन ऑफ बार का सॉल्व कर सकते हैं, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, चलिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे बार्स को एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम लोग बार 1 को कंसिडर करते हैं। ठीक है, सेक्शन 1 यानी बार 1 को कंसिडर करते हैं, इस सेक्शन को। तो यहां पे देखिए इसको मैंने कंसिडर किया। ठीक, ओके, अब यहां पे ध्यान से देखिए, इसका जो डायामीटर दिया है D1, इसका जो D1 दिया है वो दिया है 30 mm। ओके, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो ये हो जाएगा 0.03 मीटर। ओके, यहां पर जो आप लोगों का लोड लग रहा है, वो लग रहा है 100 किलो न्यूटन। ये है आपका 100 किलो न्यूटन और ये भी आपका 100 किलो न्यूटन। ठीक है,
एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो 225 लग रहा है तो यहाँ पे आपने 100 क्यों ले लिया। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो लोड लगेगा वो दोनों क्रॉस सेक्शन के लिए बराबर होगा। तो अगर ये सेक्शन में आपको ये 100 किलो न्यूटन टेंसाइल दिख रहा है तो यहाँ पे भी 100 किलो न्यूटन टेंसाइल होगा और यहाँ पे भी 100 किलो न्यूटन टेंसाइल होगा। इसके लिए आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पहला सेक्शन और ये जो तीसरे सेक्शंस होते हैं इनके जो फोर्स होते हैं इसमें हम लोग को कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जो दिमाग हमें लगाना पड़ेगा वो हमें सेक्शन 2 के लिए लगाना पड़ेगा और वो भी बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लोड आपका आ गया 100 किलो न्यूटन। ई की वैल्यू आप लोगों के पास है 210 गीगा पास्कल, यानी कि 210 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल, ठीक है। ये किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन को भी आप क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। आप चाहें तो इसको जैसे भी इजी तौर पे इसको लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट में ही सबको रखिएगा, ठीक। अब देखिए हमारे पास जो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है, हमारे पास जो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है, अगर मैं सिंपल एक बार की बात कर रहा हूं तो ठीक है, ये क्या होगा PL अपॉन ए, ठीक है, PL अपॉन ए। अब यहां पे क्या रख सकता हूं मैं, क्योंकि यहां पे लेंथ अलग है, एरिया अलग है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं P1 L1 अपॉन A1 इंटू E, ठीक है। अब देखिए P1 की वैल्यू आपके पास है 100 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 किलो न्यूटन लग रहा है और यहाँ पे भी 100 किलो न्यूटन है। ध्यान रखेंगे लोड की वैल्यू किसी सिंगल बार के लिए चेंज नहीं होगी, एक ही रहेगी। अगर यहाँ पे 100 है, जो कि यहाँ पे हम 100 ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी 100 ही होगा, ठीक है। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये अनबैलेंस सिस्टम हो जाएगा, हमें इसको ऐसे ही लेके चलना है, ठीक। ये हमारा लोड आ गया। लेंथ की वैल्यू आपको देखिए क्वेश्चन में दी गई है 1.2 मीटर, तो यहां पे हम लिख देंगे 1.2। यहां पे क्योंकि ये मीटर में है इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय एरिया। अब क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या कहा है, जो एरिया हम लेते हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा, इसका सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया लेंगे वो होगा π/4 d1 का स्क्वायर, यानी कि 0.03 का स्क्वायर, ठीक है। और यंग्स मॉड्यूलस आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये हो जाएगा 210 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल। तो जो हमारा चेंज इन लेंथ फॉर बार 1, अगर मैं इसको 1 कंसीडर कर रहा हूं तो चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 100 इंटू 10 टू द पावर 3। मैं चाहता हूं आप लोग भी कैलकुलेट करें, ठीक है। आप लोग ऐसा ना हो कि आप लोग कैलसी लेके नहीं बैठे हैं, जब भी आप लोग मेरी क्लास में आए तो कैलसी लेके बैठे, ठीक है। फिजिकली तो आप लोग प्रेजेंट नहीं है, स्टिल 1.2 अपॉन π/4 इंटू d का स्क्वायर इंटू 210 इंटू 10 टू द पावर 9। तो देखिए इसका जो आंसर आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 0.808 mm, ठीक है। ये जो डेल्टा L1 की जो वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 0.808 क्या आ रही है, mm आ रही है, ठीक है। चलिए इसको मैं क्या कर देता हूं, नोट कर लेता हूं, ये आप इसको मार्क कर लीजिए, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बार नंबर 2 में ना जाके बार नंबर 3 पे चला जाता हूं। उसका कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बार नंबर 3, चलिए मैं बार 3 के लिए अब कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, बार 3 के लिए भी कंसीडर कर रहा हूं, ठीक। तो बार 3 को भी चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये आपका बार 3 है, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे आपका कैसा लोड लग रहा है, बाहर टेंसाइल लग रहा है 50 किलो न्यूटन का, ये मैंने लगा दिया 50 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन का, मैंने फोर्स लगा दिया, ठीक। नाउ यहां पे लेंथ दिया गया है 1.7 मीटर, ये लीजिए 1.7 मीटर, मैंने लेंथ की भी वैल्यू लिख ली। ई की वैल्यू है 210 इंटू 10 टू द पावर 9, ये भी मैंने लिख लिया। और डायामीटर इसका दिया गया है 25 mm, तो यहां पे आपका जो एरिया होगा, एरिया 3, ठीक है, इसको मैं L3 मान सकता हूं, तो एरिया 3 होगा π/4 इंटू 0.025 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, ठीक है। मैं इस डायग्राम को नहीं मिटाऊंगा, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम देख के ही आप डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को यहां पे मिटा दे रहा हूं, ये जो मैंने बार 1 के लिए लिखा है, ठीक है। चलिए
बहुत इजी है फ्रेंड्स, आपको डेल्टा L1 की वैल्यू निकल के आ गई है। मैं इसको यहां लिख देता हूं ताकि जब मैं मिटाऊं तो यह दिक्कत ना हो। ये है 0.808, याद रखिएगा mm में आया है, ठीक है, mm 0.808 mm, ठीक है। कैल्सी में आप सॉल्व करेंगे तो 8.08 इंटू 10 टू द पावर -4 शो कर रहा था वो, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको मीटर में शो कर रही थी, तो उसको मैंने किस में चेंज कर दिया, mm में। ओके, नाउ यहां पे अगर मैं बार 3 के लिए चेंज इन लेंथ निकालना चाहता हूं, बार 3 के लिए चेंज इन लेंथ निकालना चाहता हूं, तो ये क्या होगा, P3L3 अपॉन A3 इंटू E, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 50 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाय A3 कितना है, π/4 इंटू 0.025 का स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं फ्रेंड्स, इंटू 210 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो चलिए इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटू 1.7 लेंथ डिवाइडेड बाय इंटू 0.025 का स्क्वायर इंटू 210 इंटू 10 टू द पावर 210, ठीक है। आप लोग भी कैलकुलेट करेंगे, इंटू 10 टू द पावर 9। तो देखिए इसका जो वैल्यू आ रहा है 0.824, ये जो डेल्टा L3 आ रहा है, ये आ रहा है 0.824 mm, ठीक है। 8.24 इंटू 10 टू द पावर -4 आ रहा है ये मीटर में, तो उसको मैंने क्या किया, इसको mm में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया mm में, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया mm में, डेल्टा L3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो चलिए इसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं, डेल्टा L3 की वैल्यू यहां पे मैंने नोट डाउन कर दी, डेल्टा L1 की वैल्यू आ गई हमारी, डेल्टा L3 की वैल्यू आ गई। अब जो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझना है कि अगर मैं बार 2 के लिए चेंज इन लेंथ निकालना चाहता हूं तो वहां पे मैं फोर्स को कैसे कंसीडर करूंगा, तो यहां पे भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। यही मेथड ऑफ सुपरपोजिशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखें, तभी आप लोगों को ये सब चीज समझ में आएगा, ये फॉर्मूला मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं, क्यों अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, बार 2 के लिए बना रहा हूं, बार 2 के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम, एक्चुअली फ्रेंड्स जो मैं ये सब डायग्राम बना रहा था वो फ्री बॉडी डायग्राम था, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैंने बार बना दिया, ओके, यहां पे मैंने बार बना दिया, इसकी लेंथ दी गई है 1.8 मीटर, ओके। इसकी जो डायामीटर है, डायामीटर वो दिया गया है आपको 40 mm, ठीक है, यानी कि इस बीम में सबसे मोटा सेक्शन था ये 40 mm का, ठीक है। इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा π/4 इंटू 0.04 का स्क्वायर, ठीक है। 40 mm को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 हो जाएगा उसका स्क्वायर, ओके। आपके पास यंग्स मॉड्यूलस भी दे दिया गया है, ई की वैल्यू है आपके पास 210 इंटू 10 टू द पावर 9, जो कि पूरे मटेरियल के लिए कांस्टेंट है क्योंकि आपका मटेरियल स्टील का बना है। अब यहां पे अगर आप फोर्स देखना चाहते हैं तो यहां पे जो आपका जो फोर्स होगा, यानी कि जो लोड यहां पे इस बार पे लग रहा है वो 225 किलो न्यूटन नहीं होगा, ध्यान दीजिए 225 किलो न्यूटन नहीं होगा। मैं बताता हूं, सबसे पहले आप लोग यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 225 किलो न्यूटन का जो नेचर है, जो 225 किलो न्यूटन का जो नेचर यहां पे शो किया गया है बार 2 के लिए, ठीक है। बार 2 के लिए जो नेचर है 225 किलो न्यूटन का वो कंप्रेसिव नेचर का है, ठीक है, कंप्रेसिव नेचर का है। और इस सेक्शन में क्या हो रहा था फ्रेंड्स, एक 100 किलो न्यूटन का टेंसाइल तो लग रहा था जब हमने बार 1 के लिए बनाया था। हमने जब बार 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था तो बार 1 के फ्री बॉडी डायग्राम में इस सेक्शन पे 100 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड लग रहा था, और इसी सेक्शन में अगर मैं 2 की बात करूं तो ये 225 किलो न्यूटन कंप्रेसिव नेचर का लग रहा है बार 2 में। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमें यहां पे क्या करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना पड़ता है। अब 100 किलो न्यूटन में और 225 किलो न्यूटन में कौन सा ज्यादा बड़ा है, 225 किलो न्यूटन, ठीक है। कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 225 किलो न्यूटन माइनस 100 आपका बनता है 125 किलो न्यूटन। बहुत ध्यान से समझिए, आपका जो ये है 225 किलो न्यूटन ये कंप्रेसिव नेचर का है, और जो 100
किलो न्यूटन था जो इसी सेक्शन पे बन रहा था जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी 1 बना रहा था, तो वो 100 किलो न्यूटन टेंसाइल का था। तो ये जो मेरा कंप्रेसिव नेचर का जो ये लोड है ये बड़ा है 100 किलो न्यूटन से। कितना बड़ा है? 125 किलो न्यूटन। और इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर कंप्रेसिव है। तो यहां पे जो लोड हमारा आएगा ये आएगा कंप्रेसिव नेचर का और उसकी वैल्यू होगी 125 किलो न्यूटन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जो हमारे जो आउटर बार थे, बार नंबर 1 और बार नंबर 3, यहां पे जो आप लोगों के जो लोड लगे थे और वो उनका जैसा नेचर था वो आप लोगों ने डायरेक्टली बना दिया। इसका 100 किलो न्यूटन टेंसाइल था और इसका 50 किलो न्यूटन टेंसाइल था। दैट वाज नॉट एन इशू। बट यहां पे अगर मैं सेकंड सेक्शन की बात करूं तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इसी सेक्शन पर एक 100 किलो न्यूटन का टेंसाइल भी लग रहा था जब मैं बॉडी 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, और इसी सेक्शन में 225 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव लोड भी दिखा रहा है आपको। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए, एरो का डायरेक्शन कंप्रेसिव नेचर का है, यानी कि दबाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि लेंथ को कम करने की कोशिश हो रही है। ठीक, तो यहां पर जो ये कंप्रेसिव नेचर का लोड है ये टेंसाइल नेचर से के लोड यानी 100 किलो न्यूटन से 125 किलो न्यूटन ज्यादा है। ठीक है, तो अगर ये 125 किलो न्यूटन ज्यादा है और उसका नेचर अगर कंप्रेसिव है तो यहां पे जो लोड हमारा आ जाएगा वो आएगा 125 किलो न्यूटन कंप्रेसिव। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 300 किलो न्यूटन होता, ठीक है, मान लीजिए कि मैं इसको 300 किलो न्यूटन लिखता, तो अभी भी ये कंप्रेसिव नेचर का है। अगर ये कंप्रेसिव नेचर का है तो इससे कितना बड़ा है? 200 किलो न्यूटन। तो ये 200 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव यहां पे लगता। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ये 225 में क्लियर लिख देता हूं, 225 किलो न्यूटन। ठीक है, ये पॉइंट अगर आप समझ गए हैं, नहीं समझोगे तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, आई नो इतना तो आप कर सकते हैं। तो यहां से अगर ये पॉइंट आप समझ गए हैं तो आपके लिए काम आसान हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो आपका लोड है ये कंप्रेसिव है, जो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला वो क्या होता है? PL अपॉन AE होता है। यहां पे हम कह सकते हैं P2L2 अपॉन A2E, लेकिन क्योंकि ये कंप्रेसिव है इसलिए इसका जो होगा ये होगा माइनस। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि द नेचर ऑफ द लोड व्हेन इट इज टेकन एज कंप्रेसिव इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ भी क्या होगा? कम होगा। भाई ये दो फोर्सेस इस बीम को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, इलोंगेट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये वाला फोर्स इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो चेंज इन लेंथ का जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा, चेंज इन लेंथ फॉर सेक्शन 2, ये देखिए क्या होगा? -125 into 10 to the power 3 into 1.8 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 into 0.04 का स्क्वायर into 210 into 10 to the power 9। ठीक है, चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम सब। ठीक है, 125 किलो न्यूटन, ठीक है, इंटू 1.8 मीटर डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू 0.04 का स्क्वायर इंटू 210 इंटू 10 to the power ये आ गया 9। तो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स, ये आ रही है 0.853। ये जो डेल्टा L2 की वैल्यू आ रही है -0.853 mm। ठीक है, याद रखेंगे ये माइनस होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप सब कुछ सही करेंगे, यहां पे ही सिली मिस्टेक में गड़बड़ी कर देंगे। ठीक है, एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में आपको कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आ गया, या फिर आपको बस ये पूछ देगा कि भाई जो बार नंबर 2 पे किस टाइप का लोड लग रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके पास डेल L1 की वैल्यू आ गई, डेल L2 की वैल्यू आ गई और डेल L3 की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं टोटल चेंज इन लेंथ को कैलकुलेट करना चाहता हूं, अब मेरे पास इस डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, डायग्राम का काम हो गया। ठीक है, तो अगर मैं अब यहां पे टोटल चेंज इन लेंथ को कैलकुलेट करना चाहता हूं, टोटल चेंज इन लेंथ जिसे हम डेल्टा L कहते हैं या हम डिफ्लेक्शन कहते हैं डेल्टा, इसकी वैल्यू होगी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3।
ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गया आपका क्या आ गया, देखिए डेल्टा L1 की वैल्यू थी 0.808 माइनस, देखिए ये माइनस में है 0.853 प्लस 0. जो डेल L3 824, ये तीनों वैल्यू mm में है, ये तीनों वैल्यू mm में है। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग कर लेते हैं, 0.808 प्लस 0.824, ठीक है, माइनस 0.853, ठीक है, 0.78। तो आपका जो आंसर आ रहा है, टोटल चेंज इन लेंथ का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.78 मिलीमीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, चेंज इन लेंथ या इलोंगेशन ऑफ बार का कोई भी सवाल जो आपको एग्जाम में पूछेगा, ऐसा ही पूछता है, ठीक है, वो आप लोगों से श्योर शॉर्ट बन जाएगा। और बीपीएससी एई जेई लेवल में तो एकदम इजी पूछता है, एकदम इजी। आपको डायग्राम देगा, किसी एक सेक्शन का चेंज इन लेंथ पूछेगा, ठीक है, या फिर आपको क्या बोलेगा, जो मिडिल वाला सेक्शन था उसमें किस टाइप का लोड लग रहा था, उसका नेचर कैसा था, वो पूछ देगा आप लोगों से, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, द करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा एल। यहां पे मैंने क्या किया, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। सुपरपोजिशन के जो न्यूमेरिकल्स है आप और भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पे जो मेन हमारा आज का टॉपिक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, उसको पढ़ते हैं। चलिए उसको हम लोग पढ़ते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. ओके चलिए फ्रेंड्स, तो स्ट्रेन एनर्जी के भी बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या होता है स्ट्रेन एनर्जी, क्यों पढ़ते हैं हम इसको? देखिए क्यों पढ़ते हैं उसका तो एक ही जवाब है मेरे पास, ठीक है। पढ़ते इसलिए है क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ टेक्निकल रीजन बताऊंगा कि स्ट्रेन एनर्जी वो एनर्जी होता है जब बॉडी में डिफॉर्मेशन आता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब होता है, वो सब तो ठीक है, वो तो आप सुन लेंगे, ये एग्जाम में तो पूछेगा, ठीक है। मैकेनिकल एंड सिविल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। और बीपीएससी एई में भी डायरेक्टली इसे कुछ थ्योरेटिकल सवाल पूछ दिए जाते हैं। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रूफ रेसाइलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेसाइलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली आप लोगों को सवाल पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, चलिए समझते हैं। स्ट्रेन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि बॉडी या कोई भी मेंबर एब्जॉर्ब करता है जब उस पर डिफॉर्मेशन होता है इलास्टिक लिमिट के अंदर, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार लिख भी देता हूं। स्ट्रेन एनर्जी, चलिए इसको समझेंगे। स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, इज दी टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड बाय द मेंबर when the work is done, when the work is done on the member, when the work is done on that member, लिख देना चाहिए मुझे, when the work is done on that member during the deformation within the elastic limit, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को, ये है क्या। इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, इस डेफिनेशन को लिख लीजिए अगर आपका मन है तो, ठीक है। वैसे लिखना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम किसी बॉडी पर इलास्टिक लिमिट के अंदर की बात कर रहा हूं, मतलब मैं हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा हूं। अगर मैं हुक्स लॉ के रेंज के अंदर किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूं तो वो बॉडी में कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। वो जो इंटरनल एनर्जी होती है जो कि बॉडी में स्टोर होती है विद इन द इलास्टिक लिमिट, वही एनर्जी मेरी क्या कहलाती है, वही एनर्जी मेरी स्ट्रेन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, मैंने इसमें यहां पे एक टर्म लिखा है कि स्ट्रेन एनर्जी इज द टोटल एनर्जी absorbed by the member when the work is done।
ठीक है। व्हेन द वर्क इज डन का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स से कुछ डिस्प्लेसमेंट या कुछ डेल्टा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो डेल्टा क्रिएट हो रहा है या वो जो डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, उस डिफॉर्मेशन की वजह से ही कुछ एनर्जी जो है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और वो क्यों हो रही है, वर्क की वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैकेनिक्स का प्रिंसिपल है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मेरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर में, वो था वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द इलोंगेशन या ड्यूरिंग द कंप्रेशन विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो स्ट्रेन एनर्जी जो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से वो होता है वर्क डन के बराबर, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा क्यों लिखा हूं, क्या सिग्निफिकेंस है इसको ऐसे लिखने का? देखिए इसका सिग्निफिकेंस ये है, पहली बात आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्ट्रेन एनर्जी एक्चुअली में होता क्या है। तो ये वर्क डन होता है, इट इज द वर्क डन बाय द मेंबर ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। मैंने फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन हुआ और उस डिफॉर्मेशन की वजह से कुछ इंटरनल एनर्जी स्टोर हुई बॉडी पर, ठीक है। एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब होती है और वही एनर्जी क्या होती है, वर्क डन के बराबर होती है उस मेंबर पे जो फोर्स के द्वारा जिसमें डिफॉर्मेशन आता है। याद रखेंगे वो सारा का सारा डिफॉर्मेशन यहां पे जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अंडर दी पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट, यानी कि जो मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया था, मैंने जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया था उसमें जो 0 से A तक का जो पॉइंट था उसी के रेंज के अंदर की हम बात करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये स्ट्रेन एनर्जी जो होता है ये वर्क डन के बराबर होता है, ठीक। अब स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यहां से ही हम इसके मैग्नीट्यूड या फिर हम इसके फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये जो होता है, देखिए जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, इट इज द एरिया ऑफ द ग्राफ बिटवीन द लोड एंड द डिफ्लेक्शन। चलिए मैं आप लोगों को अच्छे से बता देता हूं। अगर मैं आप लोगों को एक डायग्राम बना रहा हूं, ये मेरा ग्राफ बना रहा हूं, ये इसमें जो ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस आपके लोड को डिनोट कर रहा है, ठीक है, लोड यानी कि P, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूं LOAD, लोड। लोड यानी यहां फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। यहां पे है डिफ्लेक्शन, यहां पे है क्या है, डिफ्लेक्शन है, इसे मैं डेल्टा से डिनोट करता हूं। तो हम लोग ने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा था, भाई लोड की वजह से ही तो स्ट्रेस आता है, लोड की वजह से ही स्ट्रेस आता है। तो उसका कर्व कैसा था हमारा, उसका कर्व कुछ ऐसा था, ये इस टाइप से कर्व था हमारा। याद रखिए मैं इलास्टिक लिमिट के अंदर की बात कर रहा हूं। तो वर्क डन क्या होगा, अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूं, अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ का एरिया निकाल दूंगा, ठीक है। अगर मैं वर्क डन निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इट इज द एरिया ऑफ द ग्राफ अंडर P डेल्टा लोड, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व, ठीक है। अब यहां पे आप पूछ सकते थे मेरे से कि सर लोड डिफ्लेक्शन कर्व कैसा बन सकता है। तो याद रखिए लोड की वजह से ही स्ट्रेस आता था और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था इलास्टिक लिमिट में। तो ये आपका जो कर्व बनेगा ये लीनियर बनेगा। अगर मैं इस पॉइंट को, ओरिजिन को मैंने O माना है तो इसको मैं A मान लेता हूं, इसको मैं B मान लेता हूं, ठीक है। तो ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यानी कि स्ट्रेन एनर्जी की जो यहां पे वैल्यू होगी, स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो इस एरिया का, इस ग्राफ का एरिया होगा, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा एरिया की वैल्यू। ट्रायंगल है, आप ध्यान से देखिए OAB इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस क्या है, बेस है आपका डिफ्लेक्शन डेल्टा और हाइट है आपका लोड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ P इंटू डेल्टा, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग U से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको आप U से डिनोट करेंगे, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी ध्यान रखेंगे, इसको आप किससे डिनोट करेंगे, U, ठीक है। याद रखेंगे दिस इज अ इंटरनल स्टोर्ड एनर्जी, इंटरनली जो एनर्जी स्टोर हो रही है बॉडी पर उसी को हम स्ट्रेन एनर्जी कह रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे, स्ट्रेन एनर्जी बोलिए, इंटरनल एनर्जी बोलिए, बात बराबर है इलोंगेशन के टाइम, ठीक। तो U की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ P इंटू डेल्टा, ठीक है, हाफ P इंटू डेल्टा।
ओके, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करता जाऊंगा। अब मैं इस फॉर्मूला को देखिए कैसे सिंप्लीफाई करता जाऊंगा, ठीक है। तो याद करना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, क्या नहीं करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला कहां से आया, लोड और डिफ्लेक्शन के कर्व का एरिया से आया, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर लोड डेल्टा यानी लोड डिफ्लेक्शन कर्व, ठीक है। एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन, अगर मैं कह रहा हूं लोड डिफ्लेक्शन यानी कि पहला पैरामीटर आपके y एक्सिस में होगा और दूसरा पैरामीटर आपके x एक्सिस में होगा, याद रखेंगे इस बात को, ठीक। अब देखिए हमें पता है डेल्टा का फॉर्मूला, अगर मैं सिंपल रेक्टेंगुलर बार की बात करूं तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, PL/E होता है, PL/E चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला, जिसे हम चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला भी कहते थे, ठीक है। तो देखिए डेल्टा, यहां पे मैं डेल्टा की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो U इज इक्वल टू हाफ P इंटू PL/A, ठीक है। कितना इजी है, क्या यहां पे कुछ याद करना है हमें, बिल्कुल नहीं। तो U की वैल्यू क्या हो गई, हाफ P स्क्वायर L/A। तो इसको मैं और इजी टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं P स्क्वायर L/2AE। तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया एक बेसिक सा, ठीक है। याद रखेंगे, रटेंगे कुछ नहीं, मैं इतना समझा रहा हूं आप लोगों को, तो रटना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आपका हो गया दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा फॉर्मूला, ठीक। चलिए मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, आपको मैं ये सब इसलिए करा रहा हूं कि ऑप्शन में आपको कोई भी वैल्यू दे देगा, ठीक है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए P जो होता है फॉर्मूला, देखिए हमारे पास होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। हमारे पास स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इस P की वैल्यू को सिग्मा इनटू A को यहां पे पुट कर दूंगा। तो चलिए इसको भी मैं यहां पे पुट कर देता हूं, इसको लिख लेंगे। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखवाया है, ये डेफिनेशन से ही आप समझेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए बहुत इजी, आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आना भी चाहिए, ठीक है। तो U की वैल्यू देखिए मैंने लिखा है P स्क्वायर L/2AE। अब यहां पे P की वैल्यू मैंने लिख दी है सिग्मा इंटू A, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सिग्मा A का स्क्वायर इंटू L/2AE। तो ये क्या बन गया, सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर L/2AE, एरिया से एरिया कैंसल, तो ये बन गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू AL, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा और इजी टर्म्स में ऐसे करके लिख दिया है। तो ये आपका क्या हो गया, U का एक और फॉर्मूला, स्ट्रेन एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया। तो ये जो तीन रिलेशन है, ये जो तीन रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो तीन रिलेशन है स्ट्रेन एनर्जी का, पहला क्या है हाफ P इंटू डेल्टा, दूसरा क्या है P स्क्वायर L/2AE, और तीसरा क्या है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू A इंटू L। अब यहां पे देखिए, यहां पे मैं लिख देता हूं, सिग्मा है स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस यानी नॉर्मल स्ट्रेस, ध्यान रखेंगे कौन सा स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर का इलास्टिक लिमिट, ठीक है। दूसरा क्या है ई आपका है यंग्स मॉड्यूलस, ये आपका क्या है यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। तीसरा क्या है आपका एरिया है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। चौथा है आपका एल क्या है आपका लेंथ ऑफ द बार, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला 3 स्ट्रेन एनर्जी का, ठीक है। चलिए दूसरा चीज जो एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है स्ट्रेन एनर्जी से ही रिलेटेड, वो होता है रेसाइलेंस। क्या होता है रेसाइलेंस, तो चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए पूरा मिटा दे रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आप लोग, अभी मैं चाह रहा हूं कि आप लोग 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इस सबको लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं तो इस सबको आप लिख लीजिए। जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका रेसाइलेंस, RESILIENCE, रेसाइलेंस, ठीक है। क्या होता है रेसाइलेंस, देखिए रेसाइलेंस का मतलब होता है जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है एक मेंबर की विद इन द इलास्टिक लिमिट। देखिए बहुत इजीली मैं आपको लिखा देता हूं, रेसाइलेंस is the energy absorbed
within the elastic limit। अब आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल वैसा ही डेफिनेशन है जैसे स्ट्रेन एनर्जी का था। बिल्कुल, ये स्ट्रेन एनर्जी का ही वैल्यू है। रेसाइलेंस इज अ स्ट्रेन एनर्जी, ये स्ट्रेन एनर्जी है। बस स्ट्रेन एनर्जी में जो हम इलास्टिक लिमिट पढ़ रहे थे, उस इलास्टिक लिमिट के अंदर हम जितनी भी वैल्यू ले रहे हैं लोड और डेल्टा की, उसकी जो हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी वैल्यू को ही हम रेसाइलेंस कहते हैं। देखिए मैं आपको बहुत इजीली इस चीज को भी समझा देता हूं। मैं क्या करता हूं, फिर से वो कर्व, वो ग्राफ बना देता हूं। ठीक है, ये है आपका डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये है आपका डिफ्लेक्शन, ये आपका डिफ्लेक्शन, और यहां पे है आपका लोड। ठीक है, यहां पे आपका लोड है, इसको मैं P दे देता हूं। ठीक, अब यहां पे मैंने कर्व बना दिया। चलिए मैंने कर्व बना दिया इलास्टिक लिमिट के। ये मेरा है इलास्टिक लिमिट A, ये है O। अब यहां पे मान लीजिए मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, इस पॉइंट ले लेता हूं, तो यहां पे वैल्यू है मेरा लोड P1, यहां पे है डेल्टा 1। उसी तरह से मैं कोई दूसरा वैल्यू ले लेता हूं, यहां पे है लोड P2, यहां पे डिफ्लेक्शन डेल्टा 2, यहां पे मैं ले लेता हूं P3, पर याद रखिए ये मैं इलास्टिक लिमिट के अंदर ले रहा हूं, और यहां पे मेरा है डिफ्लेक्शन डेल्टा 3। ठीक है, तो अगर मैं इस पहले रीजन की बात करूं, अगर मैं रीजन नंबर 1 की बात करूं, ठीक है, इसको मैं ब्लू से कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो इस रीजन में जो रेसाइलेंस होगा, यानी जो स्ट्रेन एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, वो कितना होगा? वो होगा सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन जो आपका फॉर्मूला आया था। एक्चुअली में आपका जो फॉर्मूला आया था, देखिए मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता, मैं उसको तुरंत डिराइव कर लेता हूं। ठीक है, सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2e, यहां पे आपका हो जाएगा A1 L1। ठीक है, या फिर आप उसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, हाफ P1 del1। सिंपल, इस रीजन का जो एरिया, इस रीजन में जो रेसाइलेंस की वैल्यू होगी वो होगी हाफ P1 del1। ठीक, अगर मैं इस रीजन के लिए बात करूं, यहां तक एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई फॉर रीजन नंबर 2, तो ये पूरा रीजन हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो एनर्जी होगा वो होगा हाफ P2 del 2, और ये पूरा P3 रीजन के लिए क्या हो जाएगा, हाफ P3 into del 3। तो ये कितना इजी है, तो ये रेसाइलेंस है। ठीक है, अब यहां से ही एक और इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है जो कि एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, और वो होता है प्रूफ रेसाइलेंस। चलिए, एक्चुअली मैंने आप लोगों को ये इसलिए पढ़ाया ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं प्रूफ रेसाइलेंस। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों से क्या कहा था, प्रूफ रेसाइलेंस के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। उससे पहले मैंने आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि मैंने जो स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया था वो था एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, या फिर वर्क डन बाय द मेंबर ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो यानी कि जिसमें जो मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर हो सकती है, ध्यान रखिए आपके पास स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू एरिया इंटू लेंथ। ये आपके पास फॉर्मूला है, जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला था स्ट्रेन एनर्जी का। यहां पे जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो सकती है, वो उस जगह पे होगी जहां पे आपका इलास्टिक लिमिट होगा। तो प्रूफ रेसाइलेंस क्या होता है, द मैक्सिमम एनर्जी absorbed by the material, by the member during the क्या लिख सकते हैं हम लोग, ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि आपका जो स्ट्रेन एनर्जी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेन एनर्जी एट इलास्टिक लिमिट। जो हमारा स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक लिमिट पे होगा वही मेरा क्या कहला जाएगा, प्रूफ रेसाइलेंस। तो यहां पे अगर मैं ये जो फॉर्मूला लिखना चाहूं, यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा यानी स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। ठीक है, स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e। ठीक है, यही था आई थिंक फॉर्मूला, यस, सिग्मा इलास्टिक लिमिट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एरिया इंटू लेंथ। तो ये आपका जो स्ट्रेन एनर्जी है, तो ये आपका क्या कहला जाएगा, यू मैक्सिमम। ठीक है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है,
ठीक है, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मैं 3 बार ऐसे मार्क कर देता हूं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द इलास्टिक लिमिट। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, रेसाइलेंस, ठीक है, प्रूफ रेसाइलेंस, है ना, मॉड्यूलस ऑफ रेसाइलेंस, ऐसे करके आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो द करेक्ट आंसर इज प्रूफ रेसाइलेंस। यहां पे आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट U इज इक्वल टू हाफ P इंटू डेल्टा एट इलास्टिक लिमिट। ठीक है, देखिए P तो आपका कांस्टेंट है, P तो आपको P की वैल्यू बढ़ते जा रही है, ठीक है, तो लोड एट इलास्टिक लिमिट इंटू डेल्टा एट इलास्टिक लिमिट की भी वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं U, और ये U हमेशा क्या होगा, U मैक्स होगा। ठीक है, U मैक्स की वैल्यू यानी स्ट्रेन एनर्जी जो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर सकता है वो कहां अटेन करेगा, इलास्टिक लिमिट में, और वही आपका प्रूफ रेसाइलेंस होगा। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ यहां पे जो एक और टर्म हम लोग पढ़ते हैं, ये प्रूफ रेसाइलेंस है, ये सेकंड लास्ट टॉपिक था। आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वो भी आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए तो मैं नहीं चाहता आप लोगों से वो चीज छूटे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मॉड्यूलस ऑफ रेसाइलेंस। क्या है हमारा लास्ट, मॉड्यूलस ऑफ रेसाइलेंस। चलिए उसको भी देख लेते हैं, मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रेसाइलेंस, मॉड्यूलस ऑफ रेसाइलेंस। ठीक है, बहुत इजी होता है फ्रेंड्स, कोई बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये होता है प्रूफ रेसाइलेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, प्रूफ रेसाइलेंस, प्रूफ रेसाइलेंस, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ रेसाइलेंस। क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रेसाइलेंस। ठीक है, कितना इजी है। आपका जो भी प्रूफ रेसाइलेंस है उसको अगर आप बॉडी के पर यूनिट वॉल्यूम यानी बॉडी के वॉल्यूम से अगर आप डिवाइड कर देंगे देन द वैल्यू विल बी नोन एज द मॉड्यूलस ऑफ रेसाइलेंस। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे मॉड्यूलस ऑफ रेसाइलेंस में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। हमारे पास जो प्रूफ रेसाइलेंस है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा स्क्वायर इलास्टिक लिमिट अपॉन 2E, ठीक है, इंटू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, और यही एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है फ्रेंड्स। यही एरिया इंटू लेंथ हमारा क्या होता है, वॉल्यूम। तो मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा एट इलास्टिक लिमिट का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ रेसाइलेंस लिखना चाह रहा हूं, एमआर में मैं एमआर से इसको डिनोट कर देता हूं, तो मॉड्यूलस ऑफ रेसाइलेंस क्या हो जाएगा, सिग्मा इलास्टिक लिमिट का स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्योंकि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम से ही तो मुझे डिवाइड करना है, प्रूफ रेसाइलेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम कट गया, तो जो आपका मॉड्यूलस ऑफ रेसाइलेंस की वैल्यू आ गई, मॉड्यूलस ऑफ रेसाइलेंस वो होता है सिग्मा इलास्टिक लिमिट का स्क्वायर अपॉन 2E। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये सारे सवाल आपको डायरेक्टली कहां पूछे चले जाएंगे, आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें पूछ दिया जाएगा। आपसे डायरेक्टली इसका ये वैल्यू पूछ दिया जाएगा कि मॉड्यूलस ऑफ रेसाइलेंस की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर विल बी सिग्मा इलास्टिक लिमिट, जो इलास्टिक लिमिट में जो स्ट्रेस है उसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, अब इसको अगर आप ग्राफिकली देखना चाहते हैं, अगर मैं इसको ग्राफिकली बनाना चाहूं, ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफिकली कहना चाहूं, ठीक है, चलिए इसको मैं भी आप लोगों को बता देता हूं। अगर मैं इसे ग्राफिकली आप लोगों को बताना चाहूं तो चलिए मैं एक ग्राफ बना देता हूं। ये रहा मेरा ग्राफ, ठीक है, मैं y एक्सिस में मैं स्ट्रेस को ले रहा हूं सिग्मा, और जो हमारा x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस में मैं नॉर्मल स्ट्रेस को ले रहा हूं, स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस ये अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। और यहां पे मैं ले लेता हूं यंग्स मॉड्यूलस, यहां पे मैं ले लेता हूं यंग्स मॉड्यूलस। देखिए कितना इजी हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मैं यंग्स मॉड्यूलस ले रहा हूं। ठीक, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं ग्राफ बना रहा हूं, वही लीनियर ग्राफ जैसा हमारा बनता है डिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो यहां पे अगर आपका जो सिग्मा है ये इलास्टिक लिमिट का, ठीक, ओके, और यहां पे ये आपका जो है, यहां पे आपका है यंग्स मॉड्यूलस E, यहां पे आपका जो यंग्स मॉड्यूलस E है, तो
यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इट इज द एरिया अंडर, इसको आप लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको आप लोग लिख सकते हैं एरिया अंडर आप इसको लिख सकते हैं एरिया अंडर सिग्मा एंड ई ग्राफ। ठीक है, इसको आप लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर सिग्मा एंड ई ग्राफ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डील किया। आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ा। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी वर्क डन के बराबर हम क्यू लेते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड हमने क्या किया, फॉर्मूला डिराइव किया दैट वर्क डन कैसे निकालेंगे। वर्क डन जो होगा वो एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व होगा। ठीक है, लोड डिफ्लेक्शन कर्व जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कैसा कर्व होगा, वो लीनियर कर्व होगा। ठीक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि लोड डिफ्लेक्शन कर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, कैसा कर्व होता है आपका, तो लीनियर कर्व होता है। ठीक, उसके बाद आपसे वहां से फॉर्मूला निकाला गया हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू पीएल अपॉन ए से मैंने उसको सिंप्लीफाई किया। फिर जो लोड होता है वो होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, वहां से मैंने एक और सिंप्लीफाई किया इक्वेशन को। ठीक है, फिर हमने रेसाइलेंस के बारे में पढ़ा। प्रूफ रेसाइलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रूफ रेसाइलेंस, ये पूछा जाएगा। तो प्रूफ रेसाइलेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, वो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू होती है जो इलास्टिक लिमिट पर होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मॉड्यूलस ऑफ रेसाइलेंस। ठीक, तो आज हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन डायरेक्टली इन फॉर्मूला से ही पूछे जाएंगे और आई होप आप लोगों को बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर यानी कल के लेक्चर में हम लोग जो यहां पे पढ़ने वाले हैं वो होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट सेक्शंस। ठीक है, कंपोजिट बार या कंपोजिट सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, आई नो ये लेंदी होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे टॉपिक्स बहुत इजी हैं, आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है और बड़ी आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपोजिट सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा ये काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग क्या करें, मेरे वर्क को आप लोग सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जेनिक जेई स्टडी 8000 सब्सक्राइबर को पार कर चुका है, लेकिन हमारा टारगेट 8-10 हजार या 20 हजार नहीं, हमारा टारगेट इन 100,000 में है। ठीक है, और एक दिन हम उस चीज को हासिल करके रहेंगे। ठीक है, अब अभी हमारी टीम छोटी है। ठीक है, अभी हमारी टीम बहुत छोटी है, हमारी इनकम छोटी है, अभी हमारा सब कुछ बहुत छोटा है, लेकिन हमारा डिटर्मिनेशन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम उस चीज से इस चीज को हासिल जरूर करेंगे और ये आप ही लोग से होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको पता है कि जो पढ़ा रहे हैं हम स्टेट लेवल के लिए और कहीं भी नहीं पढ़ाया जा रहा है पूरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इस चीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, और जो नेक्स्ट टॉपिक है ध्यान रखिए हमारा होगा, नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्सेप्ट ऑन कंपोजिट सेक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।